आज का जो विषय है वो जैविक खेती में पौध संरक्षण। अ, इसमें बहुत सारी ऐसी विधियां हैं कि हम किस तरीके से पौध को संरक्षित कर सकते हैं, चाहे वो बेनिफिशियल इंसेक्ट हों, बायोपेस्टिसाइड हों, बायो फर्टिलाइजर्स हों, प्रेडेटर्स को अगर हम सेविंग कर लें तो भी हम पौध संरक्षण का काम अच्छे से कर पाएंगे। और जो बहुत सारी मैकेनिकल और फिजिकल मेथड्स हैं उनका भी हम आज अ, जानकारी लेंगे। और किस तरीके से हम, चूंकि जैविक खेती यदि हम कर रहे हैं तो हमारे सामने बहुत बड़ा चैलेंज आता है कि हम कीटों को, बीमारियों को कैसे कंट्रोल करें। रासायनिक खेती में तो वो आसान है क्योंकि बाजार में बहुत सारे केमिकल्स आते हैं, लेकिन जैविक खेती में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हमारा जो केमिकल इंडस्ट्री का इतिहास है वो बहुत पुराना नहीं है। यानी कि हमारे देश में पहले से प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, इसको अनेक नामों से हम जानते हैं, वो सब होता था। और ये जो केमिकल फार्मिंग का जो चलन है, नो डाउट 1967 में जब हरित क्रांति का उदय हुआ उस समय जरूरत थी। हमारे पास जो भोजन था वो बहुत कम था, तो पॉपुलेशन बढ़ रही थी। तो जितने भी वैज्ञानिक हैं या जो भी बुद्धिजीवी हैं, खेती में काम करने वाले लोग हैं, खेती से जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने सोचा कि अब आने वाला समय जो होगा वो कैसा होगा और किस तरीके से हम अपने जनता का पेट भर पाएंगे। तब जो है रासायनिक खेती का चलन हुआ। और आप देखेंगे कि 1920 में जो पहला केमिकल फर्टिलाइजर्स है, जिसको यूरिया कहते हैं, वो डॉक्टर हाबर बॉस ने बनाया था। और 1939 में जो है, जो पहला पेस्टिसाइड्स है जिसको डीडीटी यानी मलेरिया का मच्छर को मारने के लिए इस्तेमाल हुआ था, वो डॉक्टर पॉल मुलर जी ने बनाया था। 1968 में इंसेक्टिसाइड एक्ट जो है वो भारत में लागू हुआ। 71 में जो नियम बने और इनका जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ इंसेक्टिसाइड एक्ट का, वो 72 में हुआ। और 75 में जो पहला सिस्टमेटिक फंजीसाइड है, हमारे जो बाग हैं, सेब के बाग हैं जो पहाड़ी क्षेत्र में हिमाचल और जम्मू में होता है, उसमें एक बहुत बड़ी समस्या आती है एप्पल स्कैब की, जिसमें ये जो है फंगस से होता है। तो उसके लिए जो फंजीसाइड है, फर्स्ट फंजीसाइड सिस्टमेटिक फंजीसाइड, वो 1975 में आया। तो आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा पुराना इतिहास हमारा नहीं है। आज वो कंडीशन है 1975 से लेकर के, यानी कि 1920 से लेकर के अभी 2021 चल रहा है, लगभग 100 साल के आसपास हुए हैं। तो आप देखिए बाजार में हजारों प्रकार के जो है इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स मौजूद हैं, फंजीसाइड्स मौजूद हैं। तो आप देखें कि ये किस तरीके से जो है इनका जन्म होता जा रहा है। और सोचने वाली बात ये है कि केमिकल्स भी धीरे धीरे कम होते चले जा रहे हैं, क्योंकि बीमारी और कीट ने रेजिस्टेंस पावर डेवलप कर ली है। और वो एक बार जब हम स्प्रे करते हैं तो वो नेक्स्ट टाइम हमको चेंज करना पड़ता है। अगर हम उसको चेंज नहीं करेंगे तो वो बीमारी और कीट कंट्रोल नहीं होगा। तो ये रोग और कीट जो है आते क्यों हैं, उसके पीछे क्या रीजन है? तो कुछ रीजन्स हैं, उनको थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं और जानते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो सबसे बड़ा है कि ये जो आप देख रहे हैं कि जैसे मौसम में बदलाव, ये अधिक गर्मी होने लगी है, बारिश अधिक होने लगी है या बिल्कुल नहीं होगी। तो ये जो मौसम में बदलाव है, ये मौसम में बदलाव इंसेक्ट की जो फेवरेबल कंडीशन है उसको एक्टिव कर देता है। और जब फेवरेबल कंडीशन होती है तो बीमारी और कीट जो है बहुत तेजी के साथ फैलता है। इसलिए जो मौसम में बदलाव है वो हालांकि हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से रोग और कीट फैलते हैं। हम देखते हैं कि जो फसल लगाते हैं उनमें हम दूरी का ध्यान नहीं रखते और बहुत सघन खेती करने का प्रयास करते हैं। सघन फसल मतलब बीज की मात्रा, पौध की मात्रा बहुत ज्यादा लेने का प्रयास करते हैं, जबकि इस प्रकृति में एक सिस्टम है। जब एक पौधे की आप रोपाई करेंगे, एक बीज को लगाएंगे, तो उसकी वो कहाँ तक बढ़ता है, उसका शेप एंड साइज क्या है, वो सब डिपेंड करता है उसकी सघनता और उसका जो डिस्टेंस है वो कितना हमको रखना चाहिए। मान लीजिए हमको जो है गेहूं लगाना है या धान लगाना है, तो जो 8 से 10 इंच 12 इंच का डिस्टेंस है वो होना ही चाहिए, क्योंकि वो टिल्लिंग भी करेगा, फुटाव भी करेगा। तो उस समय यदि हम वो चीज नहीं रखेंगे तो वो बहुत ज्यादा सघन हो जाएगा
और सघन होने से बीमारी और कीट जो है उनको नमी मिलेगी, और छांव रहने से बीमारी और कीट जो है बहुत तेजी से बढ़ते हैं। फसलों की समय पर बुआई न होना, ये भी बहुत सारे बीमारी और कीट को बुलावा देता है यदि हम समय पर फसल की बुआई नहीं करते हैं। तो हमेशा मौसम को देखते हुए फसल की बुआई समय पर होनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे प्रकृति में मित्र जीव हैं जिनकी कमी से आज जो है कीट की संख्या बढ़ती चली जा रही है। बहुत सारी चिड़िया ऐसी हुआ करती थी हमारे खेत में, पेड़ होते थे, वो पेड़ जो है उन चिड़ियाओं को संरक्षण देते थे। बहुत सारी चिड़िया जो है तने में से भी सूंडी को निकाल लिया करती थी, या वो उनका भोजन था। मतलब वो एक प्रकार से प्रीडिटर्स थे, हमारे परभक्षी थे, जो कि हमारी फसल को सुरक्षा देते थे। हमारी जो फसल में लगने वाले कीट हैं, सूंडी है, उड़ने वाले कीट हैं, उन सबको वो खा करके वहाँ एक बैलेंस क्रिएट करते थे। मैंने बताया कि रोग और कीटों में जो है बहुत ज़्यादा प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने लगी है, जिसकी वजह से ये समस्या और दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। बहुत सारे ऐसे जो वैरायटीज हैं उन पे भी ध्यान देने की जरूरत है। हम ये देखते हैं कि जो जीएम फसल हैं या टर्मिनेटर सीड हैं या हाइब्रिड सीड्स हैं, इनके अंदर रेजिस्टेंस पावर नहीं है। इनको लगाने से पैदावार तो मिल जाएगी हमको, और पैदावार जब मिलेगी तो एक प्रकार का कुचक्र है ये। जब हम हाइब्रिड या इस तरह की जो फसलें लगाते हैं तो उनमें पैदावार ज़्यादा देने की वजह से उसमें यूरिया, डीएपी, बहुत सारे ऐसे फर्टिलाइजर्स इनकी ज़्यादा मात्रा को देना पड़ता है। और जब इन सब चीज़ों का हम अपनी फसल में देते हैं तो फिर रोग और बीमारी भी बढ़ते हैं, फिर हमको स्प्रेस करने पड़ते हैं। तो एक प्रकार का ये कुचक्र है रासायनिक खेती जो है, इससे निकलने की जरूरत है। और हमें देसी भी, अगर जैविक खेती करनी है, प्राकृतिक खेती करनी है, केमिकल फ्री खेती करनी है, तो हमको हाइब्रिड या जीएम या टर्मिनेटर सीड्स पर ना जा करके हमको देसी बीजों पर आना पड़ेगा, जो हमारी देश की बायोडाइवर्सिटी को बनाए रखने में अपना अहम रोल अदा करते हैं। या कह सकते हैं कि वो जो देसी बीज हैं जो हमने हमारे पास से खत्म होते चले जा रहे हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो बाजार में आप देखते हैं, हजारों प्रकार की कंपनीज आ चुकी हैं बीज बनाने वाली। वो जो बीज बनाने वाली कंपनीज हैं वो कहीं ना कहीं जो है हमारे जो ट्रेडिशनल बीज हैं उनको रिप्लेस कर रहे हैं, और किसान जो है उनको बचा नहीं पा रहा है, क्योंकि वो उन बीजों को लगाता है फिर कुचक्र में फंस जाता है। हमारी जमीन का जीवांश कार्बन काफी कम हो गया, जिसकी वजह से जमीन में रहने वाले मित्र जीव और मित्र फफूंद जो है, एक्टिनोमाइसीटीज हैं, प्रोटोजोआ हैं, ये सब के सब जो है काफी कम हो चुके हैं, क्योंकि हमने केमिकल्स का बहुत ज्यादा चलन कर दिया। और अब दूसरा देखते हैं कि टर्माइट और जो व्हाइट ग्रब हैं, इस तरह की जो कीट हैं वो बहुत ज्यादा अटैक करने लगे हैं। टर्माइट को सेल्यूलोज और हेमी सेल्यूलोज चाहिए, और वो आज हमारी जमीन में नहीं है। चूंकि जमीन में जीवांश कार्बन नहीं है तो वो फिर जो है फसल का जो सूखा हुआ पार्ट है या उसकी जड़ है उस पर अटैक करता है। इसलिए जीवांश कार्बन को 1% से लेकर के 5% तक मेंटेन करना बहुत जरूरी है। उसके लिए जो है बहुत सारी ऑर्गेनिक एक्टिविटीज हैं, वो समय समय पर अभी आगे आपको बताएंगे, तो उनको करने से जीवांश कार्बन को मेंटेन कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे पेस्टिसाइड हैं जिनका इस्तेमाल हम कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं इन बीमारी और कीटों को बढ़ावा ही दे रहे हैं, क्योंकि इन्होंने हानिकारक कीट और बीमारी को मारने के अलावा हमारे मित्र जीवों को भी खत्म किया है। पौध संरक्षण की बहुत सारी विधियां हैं। आप देखिए कि ये जो विधियां हैं भौतिक नियंत्रण है, जिसमें तापमान, आवाज, बहुत सारे रेडिएशंस हैं, यांत्रिक विधियां हैं, हैंड पिकिंग है या प्रूनिंग है, प्रेसिंग है, बहुत सारे ऐसी तरीका हैं। इसके अलावा बॉटनिकल पेस्टिसाइड्स हैं और फिर बायो कंट्रोल एजेंट हैं। तो आप इस तरीके से पौध को संरक्षित कर सकते हैं, चाहे वो बीमारी हो चाहे वो कीट हो। कुछ ऐसे फिजिकल और मैकेनिकल कंट्रोल हैं जिनके बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसे हम देखते हैं कि कुछ मतलब एक बेसिक कॉन्सेप्ट भी हैं। ये तीनों चीज़ों का सम्मिश्रण है, फिजिकल, मैकेनिकल और बेसिक कॉन्सेप्ट। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? जैसे हेल्दी सॉइल, हमारी जो मिट्टी है वो हेल्दी होनी चाहिए। अगर मिट्टी हमारी हेल्दी है, उसमें न्यूट्रिएंट्स पूरे हैं, जैसे हम देखते हैं कि जिंक, कॉपर, मैग्नीज, ये
अगर इनकी कमी रहती है तो फंगस का अटैक होता है। कॉपर से आपने देखा, कॉपर की कमी से बहुत सारे फंगस आते हैं, जैसे फ्रूट्स में डाईबैक की समस्या आती है, ऊपर से पौधा सूखने लगता है। इसके अलावा आलू में जो ब्लाइट आती है वो कॉपर यदि प्रॉपर है तो ब्लाइट कम आएगी। इसके अलावा टमाटर है, बैंगन है, इनमें ब्लाइट है, डाउनी मिल्ड्यू है। अगर हमने मैग्नीज, जिंक और कॉपर को भी मेंटेन रखा, न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं होने दी इनकी, तो आपकी फसल में बीमारी कम आएगी। ऐसे ही जमीन में जो है और जीवांश कार्बन को मेंटेन रखेंगे तो हमारी जो सॉइल है वो हेल्दी होगी, और हेल्दी सॉइल में बीमारियां कम आती हैं। ऐसी हेल्दी क्रॉप, यदि पौधा हमारा, जब मिट्टी स्वस्थ होगी तो जो भी हम बीज रोपेंगे, पौध रोपेंगे, वो जो है एक हेल्दी क्रॉप को जन्म देगी, यानी कि हेल्दी पौधे को जन्म देगी। और जब पौधा हेल्दी होगा, उसमें उसका स्वास्थ्य ठीक होगा, वो तना मजबूत होगा, जड़ें अच्छी होंगी, लंबी जाएंगी, सफेद जड़ें होंगी, तो पौधा जो है अपने आप ही सुरक्षित रहेगा। उस पर बीमारी और कीट जो है आसानी से अटैक नहीं कर पाएंगे। हमको रेजिस्टेंट वैरायटी जो है वो इस्तेमाल करनी चाहिए। जेनेटिक डाइवर्सिटी जरूर अपनानी चाहिए। पहले क्या होता था कि हम बीजों का आदान प्रदान करते थे, जो हमारी ट्रेडिशनल परंपरा थी, मतलब ट्रेडिशनल मेथड से, यानी कि हमारी परंपरा थी कि हमने गेहूं का बीज दिया तो दूसरा दाल का बीज ले लिया, आपस में एक दूसरे का बीजों का आदान प्रदान होता था। इससे डाइवर्सिटी बनी रहती थी। इसके अलावा अगर मान लीजिए हमारे पास एक ही बीज है तो हम खेत बदल देते थे। खेत बदलने से जो है जो जेनेटिक प्योरिटी है या कह सकते हैं डाइवर्सिटी है, वो बनी रहती थी। हमने जो है अपने फील्ड को भी हाइजीन रखना है, क्लियर रखना है, यानी कि जो फसल के अवशेष हैं उनको कंपोस्ट बनाने में इस्तेमाल करें, जलाएं ना उनको। और कंपोस्ट बनाने के लिए आजकल मार्केट में बहुत सारी चीजें हैं, डिकम्पोजर्स आते हैं। आप बायोमास यदि आपके खेत में भी है तो उसकी जुताई करके आप उसमें डिकम्पोजर का इस्तेमाल कर लीजिए। जो केमिकल खेती करते हैं वो यूरिया का इस्तेमाल करते हैं। तो जमीन में बायोमास को सड़ाने गलाने की प्रक्रिया रेगुलर चलती रहनी चाहिए। और साफ सफाई, मेंढ की साफ सफाई वो बहुत जरूरी है। अगर ऐसा करते हैं तो बीमारी और कीट बहुत कम आते हैं। इसके अलावा हम जो है बहुत सारी क्रॉप्स को एक साथ मिलकर लगाएंगे तो भी जो है बायोडाइवर्सिटी बनी रहती है। और बहुत सारी जो फसलें हम कंपेनियन क्रॉप के रूप में, इंटरक्रॉपिंग के रूप में हम इस लगाते हैं तो वो एक दूसरे को मदद करती हैं। जैसे गन्ने के साथ हमने मेथी, धनिया, मेथी, धनिया, लहसुन, प्याज, अगर हम इनका इस्तेमाल करते हैं तो ये एक दूसरे को कोऑपरेट करती हैं। यानी कि गन्ने में लगने वाली दीमक, रेड डॉट ऑफ शुगर केन, विल्ट, वो लहसुन और प्याज और मेथी की जड़ों से निकलने वाले रसायन एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, वो उस कीट को लगने नहीं देगा। और साथ में न्यूट्रिएंट्स का आदान प्रदान भी ये करते हैं। तो कंपेनियन क्रॉप या इंटरक्रॉपिंग करना एक हमारी जैव विविधता को बनाए रखने में बहुत मदद करती है, बायोडाइवर्सिटी को बनाने में मदद करती है। इसलिए वो बहुत जरूरी है, जो हमको करना चाहिए। और ये जैविक खेती का एक बहुत बड़ा टूल है जो सब जैविक खेती करने वाले किसान भाइयों को ही करना चाहिए। बहुत सारे बैरियर्स हैं जिनका इस्तेमाल यदि हम करते हैं तो पेस्ट और बीमारी जो है काफी हद तक कंट्रोल होती है। जैसे खास तौर से जो लोग जैविक खेती करते हैं वो बफर जोन मेंटेन करते हैं। बफर जोन का मतलब है कि आप एक बाउंड्री, जितनी भी खेत में आप खेती कर रहे हैं, मतलब जैविक खेती कर रहे हैं, उसको जो है आपने लगभग मैंड से अंदर की साइड 3 मीटर तक आपने बफर जोन बना लिया। 3 से 9 मीटर तक आप बना सकते हैं अपने खेत के साइज के हिसाब से। और किनारे पर आप चारे लगा दीजिए। आजकल बहुत सारे चारे आ रहे हैं जो वर्ष भर चलते हैं, उनको आप लगा दीजिए। कोई भी फ्रूटिंग क्रॉप लगा सकते हैं, कोई भी वन वाला पौधा लगा सकते हैं, जैसे बर्मा ड्रैक है, सागौन है, ये लगा सकते हैं। करौंदा लगा सकते हैं अगर फ्रूट्स में आप आते हैं तो। आंवला लगा सकते हैं, अमरूद लगा सकते हैं, नींबू लगा सकते हैं। तो इससे जो है, और इसके बाद फिर 3 मीटर जगह छोड़ करके आप चाहें तो उसमें ऊपर आप टांड बना दीजिए, तो उसमें बेल वाली फसल लगा सकते हैं। और 3 मीटर के बाद में एक मैंड बना दीजिए, बड़ी ऊंची, करीबन 2 फीट ऊंची बना दीजिए, और 1.5 से 2 फीट ही चौड़ी होनी चाहिए। उस पर आप कोई भी कंद वाली फसल लगा सकते हैं।
तो ये पानी से भी सुरक्षित रहेगा, और दूसरा जो साइड में खेती हो रही है, केमिकल खेती हो रही है, उसमें वो स्प्रे कर रहा है या कोई और दिक्कत, कोई और चीज उसमें वो डाल रहा है, या बाहर से कीट है, बीमारी है, वो भी अंदर एंटर नहीं कर पाती है। तो जो भी फसल आप जैविक खेती में कर रहे हैं, उससे बड़ी फसल, ऊंची फसल जो है आप साइड में किनारे पर लगा देंगे तो बफर जोन मेंटेन हो जाएगा। दूसरा, कुछ कीटों के लिए हम बैरियर्स भी कर लगाते हैं। बैरियर्स का मतलब है अवरोध करना, अवरुद्ध करना। जैसे दीमक के लिए बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि आपने अगर खेत में दीमक बहुत ज्यादा है तो आप 10-12 जगह गड्ढे कर दीजिए, 2-2, 3-3 फीट के, 1-1.5 फीट गोलाई में, और उसमें कच्चा गोबर डाल दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो उसमें दीमक जो है आ जाएगी, और फिर आप उसको इकट्ठा करके जब सूख जाएगा तो उसमें मिट्टी का तेल लगा डाल करके आग लगा दीजिए। या फिर दूसरा तरीका कि आप कोई भी सूखी लकड़ी डाल दीजिए उसमें। तो सूखी लकड़ी में भी, या गीली कुछ थोड़ा सा नमी लिए कोई लकड़ी डाल देंगे तो उसमें भी जो है सेल्यूलोज और हेमी सेल्यूलोज को खाने के लिए दीमक आ जाएगी। कुछ फिजिकल मेथड्स हैं जिनके बारे में और जानते हैं, जैसे कि तापमान है, टेम्परेचर। यदि हम ग्रेन्स को धूप में सुखाते हैं तो राइस विल कंट्रोल होता है। ऐसे ही जब हम हॉट वाटर यानी कि हॉट वाटर ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे राइस है, गन्ने का भी करते हैं, तो उनमें जो सीड बॉर्न डिजीज हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाती हैं। और यदि हम यही काम धान में करते हैं, यानी कि 52 से 54 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 मिनट के लिए रखते हैं इसको, तो जो निमाटोड है, जो इसकी टिप पर निमाटोड आता है सफेद रंग का, वो जो है खत्म हो जाता है। इसके अलावा जैसे जब टिड्डी दल आता है तो उसके लिए हम फ्लेमिंग करते हैं, आग जलाते हैं। आप ये देख रहे हैं कि जो ये आग जला रहे हैं, जब बहुत झुंड के रूप में आता है तो इस तरीके से भी हम इंसेक्ट कंट्रोल कर सकते हैं। और ऐसे ही जो टोबैको कैटरपिलर है या मोरिंगा हेयर कैटरपिलर है, इसके लिए भी, क्योंकि ये भी बहुत बड़ी मात्रा में आता है, जब आता है तो इसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। इसका जो बहुत तेजी के साथ में ये बड़ी मात्रा में आता है, तो ये इसको भी जलाने का करते हैं, फ्लेमिंग करते हैं। ऐसे ही जो कोल्ड स्टोरेज है उसमें जो ट्यूबर मॉथ है जो आप ये देख रहे हैं, ये कोल्ड स्टोरेज में लगता है। यदि टेम्परेचर हमारा ठीक से मेंटेन है, डाउन है, तो ट्यूबर मॉथ नहीं लगता है। ऐसे ही मॉइस्चर है, मॉइस्चर को यदि हम मैनिपुलेट करते हैं, यानी कि नमी अगर हमारा ठीक नहीं है, तो ग्रेन्स में बहुत सारे इंसेक्ट आ सकते हैं, जैसे कि राइस बीटल है, पल्स बीटल है। इसलिए जो है जब भी हम स्टोरेज करें तो हम उसको उसका जो मॉइस्चर कंटेंट है उसका ध्यान रखें। लगभग 10 से 12% तक मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए। वो अलग अलग फसल के हिसाब से अलग अलग है। इसी के साथ ही जैसे ब्राउन प्लांट हॉपर है, अगर धान के खेत में हमने नमी को कंट्रोल नहीं रखा, यानी कि नमी बहुत ज़्यादा हो गई, तो वो ठंड होने की वजह से, और दूसरा कंजस्टेड, क्योंकि बहुत ज़्यादा बीज का इस्तेमाल करते हैं, दोनों ही कारणों से ब्राउन प्लांट हॉपर जो है या वाइट बैक ब्राउन प्लांट हॉपर जो है बहुत ज़्यादा अटैक करता है। इसके अलावा फर्टिलाइजर यानी कि यूरिया का इस्तेमाल करते हैं तो भी ये कीट जो है बहुत ज़्यादा आता है। तो नमी का हम ध्यान रखें, उससे अगर हम उसको ठीक तरीके से रखेंगे तो इंसेक्ट का जो अटैक है वो काफी कम हो जाएगा। साउंड एनर्जी, ये भी एक फिजिकल मेथड है कि हम साउंड क्रिएट करके हम जो है बहुत सारे इंसेक्ट को, बहुत सारे जो ऐसे छोटे छोटे जीव हैं उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे बर्ड स्कैरर है, ये आप देख रहे हैं जो पुतला सा है, अगर हम इस तरीके से खड़ा करते हैं तो बहुत सारे जो तोता है, चिड़िया हैं, फॉक्सीज हैं, रैट्स हैं, ये नहीं आते हैं। और कुछ हद तक फायर क्रैकर्स भी कर सकते हैं, यानी कि उनकी पटाखों की वजह से बंदर का अटैक होता है बहुत सारी फसलों में, तो उससे भी हम उनको बचा सकते हैं। और बर्ड स्कैरर जो है वो लाउड साउंड करते हैं, तो उससे जो है जैसे हम खेत में कोई एक मोटर के द्वारा भी कर सकते हैं इसको, जिसमें आवाज करती रहे वो। तो ये जो फ्रूट्स वाली फसलें हैं में ज्यादा करते हैं, तोता है, ये सब चीजें हैं, तो साउंड एनर्जी जो है उससे भी हम इंसेक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि बेनिफिशियल इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं,
यदि बेनिफिशियल इंसेक्ट वहाँ रहेंगे तो जो है जो हार्मफुल इंसेक्ट है वो काफी हद तक कम हो जाते हैं। जैसे मैरीगोल्ड है, मैरीगोल्ड को लगाते हैं तो बहुत सारे ऐसे जो रूट नेमेटोड्स हैं वो काफी हद तक कम हो जाते हैं। और ये जो है वैसे भी जितने की सब्जियां हैं, मिर्च है, बैंगन है, टमाटर है, या कॉटन है, या भिंडी है, ये किनारे किनारे पे जरूर लगाना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो भी मेन फसल में जो हमारी जैविक खेती के द्वारा हम कर रहे हैं उसमें लगने वाली जो सुंडी है वो गेंदे पर आ जाती है। तो यदि बाजार में भाव अच्छे हैं तो बेच दीजिए, अगर भाव अच्छे नहीं है तो आप जो है काफी हद तक लगभग 30 से 40-50% तक इंसेक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी जो यारो है, स्वीट एलाइसम, सनफ्लावर, गोल्डन अर्थ, ये सारे ऐसे फूल हैं जो कि बहुत सारे बेनिफिशियल इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे लेस विंग्स है, लेडी बग है, या बटरफ्लाईज हैं। अगर ये रहते हैं तो आपकी जो मेन फसल है वो काफी हद तक इंसेक्ट को कंट्रोल करेगा। जैसे सकिंग पेस्ट को खाने के लिए लेडी बग बिटिल है, तो वो जो लेडी बर्ड बिटिल है वो व्हाइट फ्लाई, जेसिड्स, थ्रिप्स, इनको कंट्रोल करती है। एफिड है, उनको कंट्रोल करती है, वो खाती है। तो इस तरह के जो प्लांट्स हैं, इस तरह के जो फूल हैं, वो भी हमको किनारे किनारे लगाने चाहिए। मैंने बताया कि क्रॉप रोटेशन और मल्टी क्रॉपिंग अगर करेंगे तो अभी जो है हमारी जो डाइवर्सिटी है बनी रहती है और इसमें इंसेक्ट भी कम आता है। और सॉइल टिलीज, बहुत सारे एग्स हमारे जमीन के अंदर रहते हैं। जैसे मिलीबग है, मिलीबग जमीन में ही अंडे देती है। यदि हम समय से उसमें जुताई कर रहे हैं, या और दूसरे जो इंसेक्ट हैं, खासतौर से दीमक है, व्हाइट ग्रब है, जो पिपेट अवस्था में जमीन में रहती है, तो यदि गहरी जुताई कर रहे हैं तो इनके जो एग्स हैं, जो हानिकारक कीट हैं, उनके एग्स हैं वो कंट्रोल हो जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। कुछ ऐसे बैरियर्स भी हम कर सकते हैं, बैरियर्स हैं, बेंडिंग कर सकते हैं, जो बहुत सारे इंसेक्ट को किल करते हैं, कंट्रोल करते हैं। जैसे आम में हम देखते हैं कि जो येलो कुछ स्टिकी लगाते हैं, एक पॉलिथीन बांध दी हमने और उसके ऊपर कोई स्टिकी चीज लगा दी, जैसे ग्रीज है, या जिससे कि जो मिलीबग है वो जमीन में अंडे देने के बाद में वहां से फिर निम्फ बन के, छोटा बच्चा बन के वो ऊपर चढ़ता है और ऊपर जा करके फिर जो पत्तियां हैं, शाखाएं हैं, कलिकाएं हैं, बौर है, उसको खाने का काम करता है। तो यदि हमने ये बेंडिंग किया हुआ है तो नहीं आएगा। एक दूसरा तरीका ये है, आप देख रहे हैं कि जो इस तरह की प्लास्टिक की अगर छोटे थोड़े पौधे हैं तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। तीसरा तरीका ये है। तो ये कुल मिला के ये है कि हमको तने पर, ये खासतौर से फ्रूट्स क्रॉप में होता है, तो हमको अगर हम ऐसा करते हैं तो जो जमीन से कीट ऊपर चढ़ते हैं वो नहीं चढ़ते हैं और नुकसान नहीं करते हैं। कुछ जो थोड़े पौधे होते हैं, या फिर रिसर्च फार्म पे हम जो है हैंड पिकिंग भी कर सकते हैं, हाथों से कीटों को पकड़ते हैं। या कुछ जैसे बड़े पौधे होते हैं उनमें बहुत ज्यादा कीट लगा है तो हम हिला सकते हैं, उसको हिलाने से भी वो कीट नीचे गिर जाते हैं और फिर उनको इकट्ठा करके रेस्टोर कर देते हैं। तो जो पिकिंग करते हैं वो हेयर कैटरपिलर है, अमेरिकन बॉलवर्म है, इनके अंडों को भी करते हैं। इवन हम कभी कभी, हमें क्या करना चाहिए जब हम जैविक खेती करते हैं, तो एक बात का विशेष ध्यान रखें कि खेती करते समय, यानी कि जब हम इंस्पेक्शन करते हैं, अपने खेत में जाते हैं, देखते हैं कि कोई कीट या बीमारी तो नहीं लगा, तो हम घूमते हुए भी अपने हाथ में कैंची रखें, और जहाँ लगता है कि किसी भी कीट के बहुत सारे अंडे मिल जाएं आपको लाइन में लगे हुए, क्योंकि कीट जो है, जो हानिकारक कीट है, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में अंडे देते हैं, तो वो दिखाई दे तो तुरंत उसको कट कर दीजिए। इसके अलावा जैसे वायरस की समस्या आती है, आपने देखा होगा मिर्च, बैंगन, टमाटर, इनमें जो है माइकोप्लाज्मा और टोबैको मोजैक वायरस या येलो मोजैक वायरस है, वो दिखाई देता है, माथाबंदी हो जाती है, पत्तियां सिकुड़ जाती हैं, छोटी हो जाती हैं। तो आप कैंची लेके यदि घूम रहे हैं, इंस्पेक्शन कर रहे हैं अपने खेत का, खासतौर से जैविक खेती में बहुत जरूरी है, तो उसको आप कट करते चले जाइए। तो इससे जो है काफी हद तक जो है आप जो कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसे ही इसी सीरीज में है लाइट ट्रैप। ये हमारा मैकेनिकल जो है कंट्रोल है, और इसमें हम देखते हैं कि बहुत सारे कीट जो है वो लाइट को अट्रैक्ट करते हैं। शाम के समय हम 2 से 3 घंटे, आजकल बहुत अच्छे बाजार में रेडीमेड लाइट ट्रैप आते हैं, और यदि ये नहीं है तो आप
लाइट ट्रैप और साथ में जो स्टिकी ट्रैप, येलो ट्रैप जो है, वो भी साथ में बना सकते हैं। आप बाजार से कोई भी, जैसे डालडा का प्लास्टिक का कनस्तर आता है, डब्बा आता है जो 15 लीटर का होता है, आप उसको चारों दिशाओं से काट लीजिए और जो कटा हुआ हिस्सा है उसको नीचे लटका दीजिए। उसके दोनों तरफ आप ग्रीस लगा दीजिए और बीच में कोई भी बल्ब टांग दीजिए। वो बल्ब और जो नीचे वाला हिस्सा है उसमें पानी भर के ऊपर से मिट्टी का तेल डाल दीजिए, कोई भी इंसेक्टिसाइड डाल दीजिए। तो आप पाएँगे कि जो है ये दोनों काम करेगा। ये मल्टीपर्पज़ हो गया। येलो ट्रैप का भी काम कर रहा है। तो आपके जो 4 बॉक्सेस आपने काटे थे, वो नीचे की साइड में लटक जाएँगे और उन पर आपने ग्रीस लगा दी। तो वो सकिंग पेस्ट, एफिड है, व्हाइट फ्लाई है, थ्रिप्स है, उनको कंट्रोल करेगा और साथ में आपका लाइट ट्रैप भी बन गया। तो आप पर एकड़ के हिसाब से लगभग 2 और 4 हो जाए तो बहुत अच्छा। जहाँ भी आपकी ट्यूबवेल है या कहीं वो बना हुआ है, नहीं तो आप रेडीमेड सोलर वाले भी आते हैं, जिनमें छोटी बैटरी लगी होती है, आप उसको लगा देंगे तो लगभग 40 से 50% तक हीट आपका ये कंट्रोल हो जाएगा। चूँकि जितने भी कैटरपिलर्स हैं, उनकी जो मेल फीमेल हैं, मिलती है आपको खेत के अंदर ही। और ख़ासतौर से जैसे बैंगन है, बैंगन में बहुत अच्छा काम करता है ये। तो आप बैंगन, मिर्च, टमाटर जितनी भी सब्जियाँ हैं, सब्जियों में बड़ा चैलेंज है कि आप जो है जैविक खेती आसानी से नहीं कर पाते। तो उसके लिए ये सब चीज़ें जुटाने, ये सब जो टूल्स हैं जुटाने बहुत ज़रूरी हैं। आप 2 से 3 घंटे यदि शाम को आपने लाइट ट्रैप का इस्तेमाल किया, तो काफ़ी हद तक आपको इसमें कीट कंट्रोल हो जाएँगे। ऐसे स्टिकी ट्रैप हैं, चिपकाने वाले जो ट्रैप्स हैं, जैसे मैंने बताया कि येलो, लाइट और स्टिकी आप साथ में बना सकते हैं। ऐसे ही आप ये देखिए स्पेसिफिकेशंस देखिए, जो एफिड है, व्हाइट फ्लाई या लीफ माइनर के लिए आप येलो ट्रैप का इस्तेमाल कीजिए और थ्रिप्स के लिए आप व्हाइट और ब्लू का इस्तेमाल कीजिए। मैक्सिकन फ्रूट फ्लाई है, इसके लिए आप ग्रीन और येलो का इस्तेमाल कीजिए। एप्पल का जो मैगेट है, उसके लिए आप रेड एंड येलो का इस्तेमाल कीजिए। लीफ हॉपर जो है, चाहे वो मैंगो में आता है, चाहे वो धान में आता है या सब्जियों में भी आता है, इसके लिए आप ऑरेंज का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओनियन फ्लाई जो है, जो कि असक करती है, उसके लिए आप व्हाइट और ब्लू कलर का जो है स्टिकी ट्रैप आप इस्तेमाल करें। स्टिकी ट्रैप से जो है काफ़ी हद तक जो सकिंग पेस्ट है वो रुक जाते हैं। नेक्स्ट है फेरोमोन ट्रैप। ये भी कीट को कंट्रोल करने का एक बहुत शानदार तरीका है। आप बाज़ार में बहुत सारे फेरोमोन ट्रैप्स वेजिटेबल्स के लिए अलग आते हैं, फ्रूट फ्लाई के लिए आते हैं और जो बैंगन में आपका सुंडी लगती है, स्टेम बोरर और फुट बोरर, उसके लिए भी ल्योर्स आते हैं। ल्योर्स का मतलब क्या है? ये एक प्रकार का, इसको फेरोमोन ट्रैप बोलते हैं या गंधपास भी कह सकते हैं। इसमें एक प्लास्टिक की थैली होती है जिसमें कीप के आकार की एक संरचना लगी होती है। इसमें फीमेल जो हैं उनके ल्योर्स लगे होते हैं, यानी कि मेल को अट्रैक्ट करने के लिए एक गंध होती है जो उसमें लगी होती है। जब भी आप इसको लगाएँगे तो मेल उसमें आएँगे और फँस करके वहीं मर जाएँगे। वो बाहर नहीं निकल पाते। तो ये एक प्रकार से अट्रैक्ट मतलब ट्रैप करते हैं, इसीलिए इसको ट्रैप बोलते हैं, झांसा देना। तो वो ल्योर जो है उसमें वो जो गंध होती है उससे वो नर कीट जो है आकर्षित होते हैं और वहीं उसमें गिर के मर जाते हैं। तो ये जो है आप 4 से 5 जो है फेरोमोन ट्रैप प्रति एकड़ के हिसाब से लगा सकते हैं और इससे हम इंसेक्ट की जो क्वांटिटी है, कितना लगा हुआ है, इससे भी हम पता लगा सकते हैं कि हमारी फसल में अगर हमने फेरोमोन ट्रैप लगाया है, किसी पर्टिकुलर जो सुंडी है, जैसे स्पोडोप्टेरा है, हेलिकोबैक्टर आर्मीजेरा है या बैंगन का है या फ्रूट फ्लाई है, तो उससे पता चल जाएगा हमारे खेत में कितने कीट लगे हैं। तो ये बहुत अच्छा साधन है इंसेक्ट को क्लियर ट्रैप करने का, उसे कंट्रोल करने का। कुछ बॉटेनिकल पेस्टिसाइड्स हैं जिनका हम खासतौर से जो प्राकृतिक खेती करते हैं, जैविक खेती करते हैं, उनको बॉटेनिकल पेस्टिसाइड्स अपने घर पर ही बनाने चाहिए, बाजार से नहीं लाने चाहिए। तो आप ये देखते हैं कि सबसे ज़रूरी है गौमूत्र, यानी कि देसी गाय हमारे घर में हो, हमारे खेत में हो, तो खेती करना और आसान हो जाता है, क्योंकि इसमें भी हम ध्यान रखें कि विदेशी गाय ना हो, जो देसी गाय हाइब्रिड ना हो। देसी गाय का मतलब है जिसमें कुबड़ निकला हो और गले के नीचे गलकंबल ज़्यादा हो, जैसे गिर है, थारपारकर है, सिंधी है, साहिवाल है। इनका जो गौमूत्र है
वो बॉटेनिकल पेस्टिसाइड में बहुत अच्छा काम करता है। लगभग 33 तरह के इसमें कंटेंट्स होते हैं जो एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटी इंसेक्टिसाइड होते हैं। तो आप इनको विभिन्न प्रकार से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप सीधे भी गौमूत्र का स्प्रे कर सकते हैं। आप 1 लीटर 15 से 20 लीटर की टंकी में आप 1 से 1.5 लीटर डालिए और सीधे-सीधे भी आप स्प्रे कर सकते हैं। और साथ में चाहें तो आप दूध या लस्सी के साथ गौमूत्र को मिला करके इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लस्सी और छाछ का जो है मिक्सर भी बना सकते हैं। जैसे एक कोई मिट्टी का बर्तन ले लीजिए, ड्रम ले लीजिए, उसमें आपने लस्सी डाली। लस्सी यदि आप डायरेक्ट लस्सी का स्प्रे कर रहे हैं तो ताज़ा लस्सी जो है वो ग्रोथ के लिए होती है और जैसे-जैसे वो पुरानी होती चली जाती है उसमें एंटी बैक्टीरियल और एंटी इंसेक्टिसाइड जो क्वालिटी है वो डेवलप हो जाती है। तो आप 1 से आधे से 1 लीटर, अगर ताज़ा लस्सी है तो 1 लीटर, 1 से 1.5 लीटर पर टंकी के हिसाब से, और यदि पुरानी लस्सी है तो क्योंकि उसकी एफिकेसी बढ़ जाती है, उसकी पावर बढ़ जाती है, तो आप उसको उसी हिसाब से करें। और यदि इन दोनों का घोल बनाना है तो आप 10 लीटर लस्सी लीजिए, आप 8 से 10 दिन पुरानी, उसमें कोई तांबे का टुकड़ा डाल दीजिए और 5 लीटर गौमूत्र डाल दीजिए और चाहें तो इसमें और भी जैसे लोहे की छड़ डाल सकते हैं। तो जब आप इसको 10 से 12 दिन सड़ाएँगे तो ये बहुत अच्छा जो है बायोपेस्टिसाइड बन जाएगा। आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आप पाएँगे कि फंगस और कीट दोनों ही कंट्रोल होंगे। ऐसे ही नीम का तेल है, नीम है, करंज ऑयल है, ये दोनों जो है मार्केट में उपलब्ध हैं, आप ले सकते हैं इनको। इसके अंदर जो एजाडायरेक्टिन और निम्बीन होता है, ये एक प्रकार के इफेक्टिव कंटेंट्स हैं इसके अंदर। आप चाहें तो आप डायरेक्ट भी, पहले हमारे खेतों में बहुत नीम हुआ करता था, घरों में नीम हुआ करता था, तो काफ़ी हद तक जो है ये हमारे खुद के जीवन में भी बहुत ज़रूरी है। आप दातुन करते हैं, नीम की पत्तियों को खाते हैं, तो हमारा जो ब्लड प्यूरिफिकेशन है वो हो जाता है। और यही आप जब खेत में डालते हैं, खेत में इनकी पत्तियों को, निगोली को क्रश करके डालें या उसका पाउडर बना के भी आप बायोपेस्टिसाइड बना सकते हैं। और इसका नीम का तेल भी आता है 1500 पीपीएम, 3000 पीपीएम, 10,000 पीपीएम, आप कोई भी ले सकते हैं। पीपीएम्स के हिसाब से इनकी डोज़ होती है। आप अगर रासायनिक खेती कर रहे हैं, तो रासायनिक खेती में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि रासायनिक खेती का जो मतलब करने वाले हैं वो नीम ऑयल के साथ में इंसेक्टिसाइड भी मिला सकते हैं, क्योंकि कंपेटेबल होता है ये और कोई किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो आप जो ऑर्गेनिक कर रहे हैं वो तो करें ही करें, लेकिन जो केमिकल्स कर रहे हैं वो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि जो केमिकल है वो तुरंत कंट्रोल करेगा और नीम का तेल जो है उसकी जो कीट की जो अवस्थाएं हैं, अंडा है, प्यूपा है, लार्वा है और मेल फीमेल है, वो सबको कवर करता है। जहाँ भी स्प्रे होगा, यदि अंडे पर हो गया तो वो अंडे को बांझ बना देता है, उससे बच्चा नहीं बनने पाता है, मतलब कीट नहीं निकलेगा। मेल फीमेल पर यदि स्प्रे होता है तो फीमेल भी बांझ हो जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, इसका इस्तेमाल जैविक खेती करने वाले किसानों को जरूर करना चाहिए। नेक्स्ट है निकोटीन सल्फेट। ये एक प्रकार का इंसेक्टिसाइड है और ये प्लांट से ही ओरिजिन है, मतलब पौधे से ही तैयार किया गया है। ये बहुत इफेक्टिव है, बहुत सारे पेस्ट को कंट्रोल करता है। इसका जो मोड ऑफ एक्शन है वो नर्वस सिस्टम को सीधा अटैक करता है। जो कीट का नर्वस सिस्टम है उसको अटैक करता है, उसमें जो नाड़ी तंत्र है उसको डिस्टर्ब कर देगा, जिससे कि कीट जो है खाना बंद कर देगा और धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। ये कॉन्टेक्ट भी है और फ्यूमिगेशन भी है। यानी कि जो निकोटीन है, ये निकोटीन सल्फेट, ये कॉन्टेक्ट की तरीके से काम करता है। कॉन्टेक्ट का मतलब है 3 तरीके से इंसेक्टिसाइड होते हैं: कॉन्टेक्ट, फ्यूमिगेशन और सिस्टेमेटिक। सिस्टेमेटिक का मतलब है वो पौधे के अंदर समा जाए, सेल वॉल में चला जाए और उसको जहरीला बना दे। ये केमिकल्स होते हैं, ये ऑर्गेनिक में अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कुछ भी। ये निकोटीन सल्फेट जो है ये केवल कॉन्टेक्ट और फ्यूमिगेशन है। कॉन्टेक्ट माने जब उस कीट के कॉन्टेक्ट में आएगा, जैसे ही उसको टच करेगा उसमें इन्फेक्शन पैदा कर देगा। और फ्यूमिगेशन का मतलब है कि जैसे ही आपने स्प्रे किया तो वो फ्यूम भी बनाएगा, यानी कि गैस भी बनाएगा, और गैस जब उसके मुंह के द्वारा, एनस के द्वारा जाएगी उसके अंदर, तो उसके सिस्टम को चॉक कर देगी। तो ये कॉन्टेक्ट भी है और फ्यूमिगेशन भी है, दोनों तरह का है, सिस्टेमेटिक नहीं है ये। इसका जो यूज है आप देखते हैं कि एफिड है, बग्स हैं, वर्म्स हैं, लीफ हॉपर है, इन सबको ये कंट्रोल करता है। और ये फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, क्रॉप्स और बहुत सारे जो फ्लावर्स हैं उनमें इसका इस्तेमाल होता है।
ये कुछ जो है जू, माइट्स और जो टिक्स होते हैं उनको भी काफ़ी हद तक, जो लाइव स्टॉक में होते हैं मतलब पशुओं में होते हैं, उनको भी काफ़ी हद तक कंट्रोल करते हैं। तो आप निकोटीन सल्फेट अगर आप अपने फार्म पर बायोपेस्टिसाइड नहीं बना सकते तो आप बाजार से ये भी ले सकते हैं। ये भी एक ऑर्गेनिक की श्रेणी में आता है और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। एंडिज पंचगव्य है, ये सब कामों में मतलब ग्रोथ के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और ये बायो प्लांट प्रोडक्शन के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो आप इसको बना करके, क्योंकि देसी गाय के गोबर, दूध और जो 5 चीज़ें हैं उनसे बनता है, तो आप इसको बना करके इस्तेमाल करें, रेगुलर इस्तेमाल करें, तो इससे फसल और सॉयल हमारी हेल्दी रहेगी और साथ में इंसेक्ट और डिजीज को भी कंट्रोल करेगा। ऐसे ही दूसरा पेस्टिसाइड है पायरेथ्रम। ये भी एक प्लांट ओरिजिन पेस्टिसाइड है। तो ये क्राइसेंथेमम जो पौधा है उससे, उसके एक्सट्रैक्ट से तैयार होता है। ये जो है स्टोमक पॉइजन के रूप में काम करता है, यानी कि शरीर के अंदर चला जाएगा मुंह के द्वारा और फिर जब पेट के अंदर जाएगा तो पेट का जो सिस्टम है, जो इसका फूडिंग सिस्टम है, उसको चॉक कर देता है। और कैटरपिलर्स जितने भी सूंडी हैं, तेला है यानी कि एफिड है, लीफ हॉपर है, और कुछ माइट्स को भी कंट्रोल करता है। जो बग्स हैं उनको भी कंट्रोल करता है। और जो कैबेज यानी कि बंद गोभी में जो वर्म्स लगता है यानी कि सूंडी आती है, उसको भी कंट्रोल करता है। बिटल्स हैं जो केले में और कई सारी फसलों में आते हैं, जैसे रेड पंपकिन बिटल है, उसे भी कंट्रोल करता है। ये खीरा जो आपका कुकर बिटेसी है, लौकी, तोरी, टिंडा, इनमें आता है, लाल रंग का होता है। तो अगर आप पायरेथ्रम का इस्तेमाल करते हैं तो बिटल्स काफी हद तक कम हो जाएंगे। और ये जो है बहुत सारे ऐसे कीट जो मैंने आपको बताया, ये सब कंट्रोल करता है। और ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक दोनों में इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका आप इस्तेमाल कीजिए, खासतौर से जैविक खेती करने वाले लोग। नेक्स्ट है नीमास्त्रा। ये आप बायोपेस्टिसाइड है, आप अपने घर पे बना सकते हैं और बनाना चाहिए। मिलीबग के लिए और जो सकिंग पेस्ट है उनके लिए होता है। 5 किलो नीम की पत्ती ले लीजिए या उसका फल ले लीजिए, इनको अच्छे से क्रश कर लेते हैं। इसमें 5 लीटर देसी गाय का मूत्र और 1 किलो गोबर मिला दीजिए, वो भी देसी गाय का हो तो ज़्यादा अच्छा है। ना मिले तो कोई दूसरी पशु का ले सकते हैं। 24 घंटे के लिए इसको फर्मेंटेशन करने के लिए, सड़ने करने के लिए छोड़ दीजिए। सुबह शाम इसको घुमा सकते हैं। इसको छांव में बनाइए और ऊपर से टाट की बोरी से ढक दीजिए इसको, क्योंकि जितने भी बायोपेस्टिसाइड्स हैं इनको आप छांव में बनाएंगे, शेड में बनाएंगे, तो इसका ज़्यादा लाभ मिलता है। कपड़े से छान लें इसको और फिर इसमें 100 से 120 लीटर पानी मिला करके प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। पड़नी स्प्रे कर सकते हैं। जितना भी बायोपेस्टिसाइड है शाम के समय स्प्रे करें और कोशिश करें कि इसमें थोड़ा सा गुड़ मिला लें एक्टिवेट करने के लिए, पत्तियों को चिपकाने के लिए। या फिर जो है खादी साबुन ले सकते हैं आप 10 से 20 से 30 ग्राम, या शैम्पू भी मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जिससे कि जो तना पत्ती पर सरफेस टेंशन होता है, तनाव होता है, वो टूट जाता है और उसमें पत्ती पे स्प्रे का फिर लाभ पूरा मिलता है। ऐसी ब्रह्मास्त्र है, यह भी सेकंड पेस्ट और जितने भी बोरर्स हैं उनको कंट्रोल करने में मदद करता है। इसमें आप क्या करें, 3 से 5 किलो नीम की पत्तियां ले लें, 10 लीटर देसी गाय का मूत्र ले लें और 2-2 किलो जो है अमरूद, पपीता, आम, अरंडी, पत्तों की चटनी, ये सारे ले लें और इनको धीमी आंच पर एक उबाल आने तक उबालना है बस। 48 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख दें और इसमें से 250 से 3 लीटर 100 से 120 लीटर पानी में फसल की अवस्था के हिसाब से, अगर छोटा पौधा है तो 100 लीटर 90 लीटर ही काम कर जाएगा और यदि फसल बड़ी है तो 120 से 150 लीटर पानी भी लग सकता है। तो उसको पड़नी छिड़काव करना है। इस घोल को हम 6 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद इसकी एफिकेसी कम हो जाएगी, इसकी जो काम करने की क्षमता है वो काफी हद तक कम हो जाएगी। ऐसे ही अग्निअस्त्र है, ये सेकंड पेस्ट है और लीफ रोलर और फ्रूट एंड पॉड बोरर के लिए है। आप 5 किलो नीम की पत्तियां ले लीजिए, 500 ग्राम तंबाकू का पाउडर, 500 ग्राम तीखी हरी मिर्च, सस्ती वाली जो होती है उनको चटनी बना लीजिए उसकी, और इसी में 500 ग्राम देसी लहसुन की चटनी और 20 लीटर देसी गाय का मूत्र, ये आप लेकर के आप इसको धीमी आंच पर उबाल दें। एक उबाल आने के बाद फिर इसको
48 घंटे तक छाँव में रख दें। सुबह शाम थोड़ा सा इसको चला दें, टाट की बोरी से ढक दें इसको, और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इसको एक बार राउंड दे देंगे, तो इसमें जो कन्वन की प्रक्रिया है, फर्मेंटेशन की जो प्रोसेस है, वो रेगुलर होती रहती है, वो और तेजी से हो जाती है। इसको छान लीजिए और 6 से 8 लीटर जो है वो 120 से लेकर 150 लीटर पानी में मिला करके आप स्प्रे कर दीजिए। शाम के समय स्प्रे करना, ये बात विशेष ध्यान रखें, और खेत में नमी भी ज़रूरी है। खेत में नमी रहनी चाहिए, अच्छे से स्प्रे करें, थोड़ा समय लग जाए, छान के इस्तेमाल करें। 3 माह के भीतर तक इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसी 10 पर्णी अर्क है। ये जो वनस्पति है, नीम, करंज, अरंडी, सीताफल, बेल, गेंदा, तुलसी, धतूरा, आम, मदार, अमरूद, अनार और करेला, गुड़हल, कनेर, अर्जुन, हल्दी, अदरक, पपीता आदि। इनमें से कोई 10 ले लीजिए, 2-2 किलो की पत्तियाँ, और इसमें 500 ग्राम हल्दी पाउडर, 500 ग्राम अदरक की चटनी, 10 ग्राम हींग ले लीजिए पाउडर का, या दानेदार भी हो तो भी चलेगा। 1 किलो तंबाकू की पत्तियाँ ले लीजिए, और 1-1 किलो तीखी हरी मिर्च और देसी लहसुन, सस्ता वाला जो बाजार में होता है, बेकार वाला, उसको आप ले लीजिए, उनकी चटनी बना लीजिए, और ये इसको जो है 150 से 200 लीटर पानी मिला करके, और इसको 30 से 40 दिन के लिए टाट की बोरी से रख देंगे, और कोशिश करेंगे सुबह शाम इसको चला भी लें एक बार, जब मौका लगे, तीसरे दिन, चौथे दिन। और 6 लीटर जो अर्क है इसका, जब ये तैयार हो जाएगा पूरा आपका 150 से 200 लीटर, तो आप इसको 6 लीटर इसमें सर ले लीजिए, और पर एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर दीजिए। इसको भी हम 6 महीने तक रख सकते हैं इसको। अब बात करते हैं कुछ बायोपेस्टिसाइड्स की। बहुत सारे बायोपेस्टिसाइड्स हैं जिनका हम इस्तेमाल करना चाहिए। ये पहला है ट्राइकोडर्मा विरिडी, या हरजेनियम। ये एक प्रकार का मित्र जीव ही है। ट्राइकोडर्मा, देखिए, ये सब जमीन के जीव हैं। ट्राइकोडर्मा है, सूडोमोनास है, बेविरिया बेसियाना है, मेटाराइजम है, ये सब जमीन के जीव हैं जो हमने केमिकल्स डाल करके खत्म कर दिए। तो हमको अब जैविक खेती करनी है, तो इस पूरे सिस्टम को इको फ्रेंडली बनाना है, और जो बैलेंस असंतुलन हो गया है उसको संतुलित करने के लिए हमको मित्र जीवों की मात्रा को जमीन में बढ़ाना है। इसको बढ़ाने के लिए हमारे पास जीवांश कार्बन होना बहुत जरूरी है, या पौधे की जड़ होना बहुत जरूरी है। ये तभी काम करते हैं जब जमीन का जीवांश कार्बन अच्छा हो, या आपने फसल कोई लगाई हुई हो। तो इनको रहने के लिए जीवांश कार्बन चाहिए। इनका जो वातावरण है, इनका जो घर है कह सकते हैं, वो जीवांश कार्बन है। और आज जीवांश कार्बन बहुत कम हो गया है, 0.2 से लेकर के 0.5, 0.6, 0.7 तक है। ये 5% तक जा सकता है। जितना ज्यादा जीवांश कार्बन होगा, उतने ही ये मित्र जीव हमारी जमीन के अंदर जिंदा रहेंगे। तो इसके लिए जो है, कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि हमने जैविक खेती शुरू की, लेकिन शुरू में ही हमको पैदावार नहीं मिली। ये होगा भी नहीं। जो 1960 से आपने जमीन का दोहन किया है, उसको एक साथ नहीं हम ठीक कर सकते। हमको जमीन को रिवाइव करना है, जमीन को ठीक करना है, उसको बहुत धीरे धीरे होगी। तो ट्राइकोडर्मा विरिडी जो है, जमीन में जो रहने वाले मित्र जीव हैं वो हैं, और इनको जमीन से जो अच्छी स्पीशीज हैं उनको लेकर के लैब में तैयार किया जाता है। तो इसको किस लिए इस्तेमाल करते हैं? जितने भी फफूंद वाली समस्याएं हैं, जैसे फ्यूजेरियम विल्ट आता है, राइजोक्टोनिया है, वर्टिसिलियम जो के द्वारा जो फैलता है, फाइटोप्थोरा है, ये जितने भी फफूंद हैं ये सब हानिकारक हैं। और ये माइकोपैरासिटिज्म वाली नेचर रखता है। यानी माइको माने फंगस, पैरासिटिज्म माने परजीवी। ये जैसे ही खून के संपर्क में आता है, ये ऐसा फंगस है जो उसको तुरंत वहीं दबोच लेता है। इसीलिए कहते हैं कि ट्राइकोडर्मा को किसी दूसरे फंगस के साथ नहीं मिलाना चाहिए, क्योंकि इसकी जो ग्रोथ होती है वो फास्ट होती है। ना मेटाराइजम के साथ मिलाए, ना बवेरिया के साथ मिलाए, ना वर्टिसिलियम लेकेनाई के साथ मिलाए, ना ही पैसिलोमाइसिस के साथ मिलाए। इसको आगे पीछे डालें, 8 से 10 दिन का अंतर हो, या आगे पीछे डालें। आप कुछ लोग कहते हैं कि इसको जो है मल्टीप्लाई कैसे करें। देखिए, बायोपेस्टिसाइड को मल्टीप्लाई लिक्विड में तो बिल्कुल ना करें, आप केवल कंपोस्ट में कर सकते हैं, वो भी बहुत 1 या 2 या 3 बार बस। तो अगर ऐसा करना चाहते हैं तो आप 1 से 2 किलो आप ये ले लीजिए ट्राइकोडर्मा, और उसको आप लगभग 200 से 500 किलो कंपोस्ट में मिला करके, नमी रहनी चाहिए, और उसको लेवल कर दीजिए और उसमें उंगलियां गाड़ दीजिए।
आप पाएंगे 5-7 दिन 10 दिन में फफूंद जो है इस ट्राइकोडर्मा की आपको दिखाई दे जाएगी तंतुओं के रूप में। जैसे आप ये देख रहे हैं जो व्हाइट व्हाइट ये फफूंद दिखाई दे रही है, ये ऐसे दिखाई देंगे माइक्रोस्कोप में, लेकिन यहाँ पर ये जो फफूंद है ये इस टाइप की दिखाई देगी। तो ये जो है आपके कंपोस्ट में दिखाई देगी। अगर आप लिक्विड में इसको करना चाह रहे हैं तो फिर लिक्विड में, चूंकि वातावरण में बहुत सारे ऐसे हानिकारक जीव होते हैं जो कि उसमें मिक्स हो जाते हैं और उसको फिर खराब कर देते हैं। कह सकते हैं कि इन्फेक्शन एक वर्ड है, एडल्ट्रेशन कह सकते हैं, या वो उसको खराब कर देता है। मतलब उसमें कंटामिनेशन हो जाता है, और कंटामिनेशन जब हो जाता है तो फिर वो कभी कभी उसके बहुत दूसरे परिणाम आ जाते हैं, मतलब नुकसान देने वाले भी हो जाते हैं। अगर आप उसका स्प्रे या जमीन में डालते हैं, जमीन में तो इतनी दिक्कत नहीं आती, लेकिन स्प्रे में बहुत समस्या आती है यदि आप लिक्विड में उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप मल्टीप्लिकेशन के चक्कर में ना पड़े, अपने जमीन का जीवांश कार्बन बढ़ाएं, हरी खाद का इस्तेमाल करें, इंटरक्रॉपिंग करें, और जमीन को हेर फेर करके दूसरी फसल लगाएं, बायोडाइवर्सिटी क्रिएट करें। जब आप ये करेंगे तो जीवांश कार्बन बढ़ जाएगा, और जब जीवांश कार्बन बढ़ जाएगा तो फिर आपको जो है मल्टीप्लिकेशन की जरूरत नहीं है, फिर ये जीव जो है स्थायी रूप से आपकी जमीन में रहने लगेंगे। तो आप जो है ट्राइकोडर्मा विरिडी या हर्जेनियम का किसी भी फफूंद को कंट्रोल करने में सॉइल एप्लीकेशन में इस्तेमाल करें। हर्जेनियम का स्प्रे कर सकते हैं, विरिडी को जमीन में ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिला है, तो इस तरीके से आप इस्तेमाल करिए। इस्तेमाल करने की जो मात्रा है वो बहुत 25 से 30 ग्राम पर किलो बीज पर आप बीज को उपचारित कीजिए। पौध को उपचारित करना है तो आप 50 ग्राम 1 लीटर में घोल लीजिए, उसमें डिप कीजिए और फिर लगा दीजिए। जमीन में डालना है तो आप कम से कम 1 से 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से, और यदि आप सूडोमोनास साथ में मिला रहे हैं तो 1 किलो ये 1 किलो सूडोमोनास दोनों को मिलाकर भी डाल सकते हैं, उसके साथ वो कंपेटेबल है। सूडोमोनास जो है वो आपका एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज दोनों रखता है। इस प्रकार से आप ट्राइकोडर्मा इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा है सूडोमोनास। ये मैंने बताया कि ये एक मित्र जीव है जो फंगस और बैक्टीरिया से होने वाले जो बीमारी हैं उनको कंट्रोल करता है, जैसे कि लेट ब्लाइट है, अर्ली ब्लाइट है, टमाटर मिर्च प्याज में लगती है ब्लाइट, वो सब कंट्रोल करता है। डाउन में मिल्ड्यू कंट्रोल करता है। नींबू में सिट्रस कैंकर आता है, उसको कंट्रोल करता है। कपास में जो बैक्टीरियल ब्लाइट आती है उसको, मतलब धान के अंदर बैक्टीरियल ब्लाइट आती है, ये देख रहे हैं आप। जितनी भी फंगस और बैक्टीरिया से होने वाली हैं इसको आप फोलियर स्प्रे में इस्तेमाल कीजिए। अभी जैसे धान है, धान में जितनी भी बीमारियां आती हैं, लीफ स्पॉट है, ब्लास्ट है, ब्लाइट है, फॉल्स स्मट है, हल्दी गांठ की समस्या आती है, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट है, आप पूरी फसल में 2 से 3 बार स्प्रे करेंगे तो इसके साथ हल्दी और मिला लीजिए। 50 से 100 ग्राम हल्दी 1 टन की, और 100 से 75 ml सूडोमोनास अच्छी कंपनी का हो। खरीदते समय इनको ध्यान रखें बायोपेस्टिसाइड को कि डब्बे में जो है नमी प्रॉपर हो और मॉइस्चर ठीक ठाक हो, सॉरी पीएच ठीक हो, और जो इसके CFU काउंट है वो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो इन सब बातों का ध्यान रख के आप बाजार से ले लीजिए, और जो भी फफूंदे या बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है उसका आप बेफिक्र होकर स्प्रे कर दीजिए। हल्दी गांठ की समस्या हमने 24 घंटे में इससे रोक दी। इतना शानदार ये जो बैक्टीरिया है आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है बवेरिया पिशाना, मेटाराइजम। ये सारे मित्र फफूंद हैं, और बवेरिया मेटा दोनों एक जैसे हैं, इनका मोड ऑफ एक्शन एक जैसा है। किसी भी कीट को के संपर्क में जाएंगे, उसके शरीर से अंदर एंटर करेंगे, और 24 से 48 घंटे में आप ये देख रहे हैं, अगर आपने बवेरिया इस्तेमाल किया है तो व्हाइट कलर का जो है कीट के ऊपर फफूंद आ जाएगी, और यदि आपने मेटा इस्तेमाल किया है तो ग्रीन कलर की फफूंद उस पर आ जाएगी। और दीमक और सफेद सूंडी के लिए तो ये रामबाण है। मेटाराइजम के बहुत शानदार रिजल्ट मिले। आप 2 से 4 किलो प्रति एकड़ गुड़ के साथ में कंपोस्ट मिला करके इस्तेमाल कीजिए, तो बहुत शानदार रिजल्ट मिलते हैं। इवन मेटाराइजम जो है जितने भी ऊपर से लगने वाले कीट हैं, चाहे जैसे आपका बैंगन का जो कीट है वो भी कंट्रोल होता है, सूंडी है किसी तरह की, सेकंड पेस्ट है, मेटा बवेरिया दोनों का ही कर सकते हैं। तो जब आप स्प्रे करते हैं, स्प्रे शाम के समय करें, क्योंकि दोपहर में थोड़ी टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जल्दी सूख जाता है वो। कीट यदि उपस्थित है तो अच्छा काम करेगा ये।
ये प्रिवेंशन में करने की जरूरत नहीं है। हल्का कीट दिखाई दे रहा है आपको, ईटी लिमिट के आसपास है, तो आप इसका स्प्रे कर दीजिए। तो जैसे ही आप स्प्रे करेंगे तो ये उसके शरीर से अंदर एंटर कर जाएगा और फिर इसके शरीर से अपना भोजन लेने लगता है अपने आप को जिंदा रखने के लिए, और धीरे धीरे ये उसके जो खाने की क्षमता है उसे तुरंत खत्म कर देता है। उसके बाद फिर जैसे ही खाने की क्षमता खत्म हुई, फिर 24 से 48 घंटे में ये कीट को किल कर देता है निश्चित रूप से। ऐसी वर्टिसिलियम लेकेनाई है, ये जो है शकिंग पेस्ट जो है, व्हाइट फ्लाई है, थ्रिप्स है, जैसिड है और सर्पेंटाइन लीफ माइनर है, इनका इस्तेमाल, इन पर ये इस्तेमाल करने से अच्छे लाभ और रिजल्ट मिले हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये वर्टिसिलियम लेकेनाई का फफूंद का वी-स्पोर है, और ये आपका मेटाराइजम हो गया, और ये बवेरिया पिशियम है। तो इनसे आप अगर जमीन में समस्या है तो आप बीज उपचारित कर सकते हैं, नहीं तो स्प्रे करें या सॉइल एप्लीकेशन करें। सॉइल एप्लीकेशन में 2 किलो प्रति एकड़, वो डिपेंड करता है कि इंसेक्ट कितना है। आप 4 किलो भी ले सकते हैं, ज़्यादा लेने से कोई दिक्कत नहीं है। 2 किलो कंपोस्ट में मिलाइए या मिट्टी में मिलाइए और सीधे खेत में डाल दीजिए। ऐसी पैसिलोमाइसिस लिनासिनस है, वर्टिसिलियम क्लेमाइडोस्पोरियम। पहले ये पैसिलोमाइसिस था, अब ये बंद है, अभी बैन है। अभी वर्टिसिलियम क्लेमाइडोस्पोरियम या पक्थुनिया इसको बोलते हैं। ये जो है जितने भी नेमाटोड हैं, जमीन के अंदर हजारों प्रकार के नेमाटोड हैं, इनमें मित्र बहुत कम है। अभी तक 2 स्पीशीज को फाइंड आउट किया गया है, हेटोरेप्टिस इंडिका और स्टेप्टो और कार्बोकैप्सी। तो ये दोनों जो हैं, ये एक कंपनी है मल्टीप्लेक्स, उन्होंने बनाया था उसको, मतलब IRI से उसकी टेक्नोलॉजी लेकर के खुद कॉमर्शलाइज किया था उसका। तो उसका वो क्या है, वो दोनों ही जो नेमाटोड हैं वो इंसेक्ट किल करते हैं, यानी कि अगर आप उनका स्प्रे करते हैं तो वो इंसेक्ट के शरीर में घुस करके उसको मारते हैं। और ये जो है ये फफूंद है क्लेमाइडोस्पोरियम पक्थुनिया। ये जो नेमाटोड है ये बहुत खतरनाक एक प्रकार का जीव है। ये आप देख रहे हैं, इस तरह का सांप जैसा होता है, छोटा छोटा, और ये जुवेनाइल होता है, छोटा होता है, बड़ा होता है। अंडे इसने फीमेल ने दिए और उसके बाद फिर सीधे जमीन में ये जड़ों में घुस जाता है, और जड़ों में घुस के अपनी मात्रा बढ़ाने लगता है, और जड़ जो है फूल करके ऐसे हो जाती है, ये देख रहे हैं, नोडुल्स बन जाएंगे। इसी प्रकार के नोडुल्स मिलते हैं आपको लेग्यूम्स क्रॉप में, जो दाल वाली फसलें हैं, उसमें गुलाबी रंग की गांठें होती हैं, लेकिन उसमें मित्र जीव होता है राइजोबियम। इसमें जो है ये नेमाटोड है, ये इस तरह का जीव होता है जो कि जमीन में जितनी भी खुराक पौधा ले रहा है, उसकी जो खुराक है वो पौधे की बंद हो जाती है, और फिर पौधा धीरे धीरे पहले आधा सूखता है, फिर पत्तियां सिकुड़ जाती हैं, गड्ढे पड़ जाते हैं उसमें, और पीला होकर के पौधा सूखने लगता है। ये आप देख रहे हैं कि ये नेमाटोड पत्ती का भी होता है, स्टेम में भी होता है। तो ये पत्ती में नेमाटोड है, और ये आपका इसके लक्षण है, इसकी जड़ों में है नेमाटोड। तो इस तरह का जो है लक्षण आपको दिखाई देते हैं। आप जब ये जो क्लेमाइडोस्पोरियम का इस्तेमाल करेंगे तो ये 2 से 4 किलो, वो डिपेंड करता है। वैसे इसके लिए जो है नीम की खली या नीम का तेल का भी इस्तेमाल करते हैं, और H2O2 वो भी इस्तेमाल करते हैं, और साथ में कुछ एक केमिकल है जो बहुत ज़्यादा हाईली पेस्टिसाइड है, रेड कलर का निशान उसमें है, ट्रायंगल बना हुआ है, और उसका इस्तेमाल करते हैं। उसका नाम है फ्यूराडान। फ्यूराडान का भी इस्तेमाल करते हैं, वो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है, वो ज़मीन के मित्र जीवों को सब खत्म कर देती है, रासायनिक खेती वाले करते हैं। तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छे से कंट्रोल होता है ये, और जल्दी कंट्रोल हो जाता है। आप 2 से 4 किलो प्रति एकड़ गुड़ के घोल के साथ में कंपोस्ट मिलाकर इस्तेमाल कीजिए। एक बात का विशेष ध्यान करें, जब भी आप सॉइल एप्लीकेशन में या तो खेत की तैयारी करते समय डालें, या फिर जब ऊपर से आदि डाल लें तो सिंचाई करना बहुत जरूरी है। नमी के जरिए ये स्पोर सीधे सीधे जमीन में नीचे जड़ों में चले जाते हैं और फिर पौधे को मदद करते हैं। नेक्स्ट है बैसिलस थूरोजेनेसिस। ये एक प्रकार का पूरा जीव है, बैक्टीरिया है, मित्र जीव है। ये आप देखा होगा तो आपने सुना होगा बीटी कॉटन। बीटी कॉटन में किराइवन एसी, किराइवन एबी 2 तरह के जिन्स हैं, अभी तीसरे पर काम चल रहा है। तो वो क्या करते हैं, वो ऐसा टेस्ट डेवलप
करते हैं उस पौधे में, उसके जीन्स में डाला हुआ है, जिससे कि कॉटन में आने वाली जो तीनों तरह की सुंडी हैं, जैसे पिंक बॉलवॉर्म है, अमेरिकन सुंडी है, स्पॉटेड बॉलवॉर्म है, तीनों को कंट्रोल करती है। यानी कि पौधे में ऐसा टेस्ट डेवलप कर देते हैं ये, इसके केवल 2 जीन्स हैं, जिससे कि वो सुंडी ही नहीं लगती। लेकिन कभी-कभी जब हम जीन्स में मतलब इस तरह की जब छेड़छाड़ करते हैं, तो उसमें फिर दूसरे कुछ साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं। जैसे जब बीटी चला था, तो उस समय उसमें वीड्स का बहुत ज़्यादा अटैक हुआ। फिर उसके बाद मीलीबग बहुत आया, और फिर अभी लास्ट टाइम 2-3 साल पहले थे इसमें व्हाइट फ्लाई का अटैक बहुत ज़्यादा हुआ। तो वो एक नेचर का एक सिस्टम है कि जब कुछ छेड़छाड़ होगी तो उसमें कुछ गड़बड़ होगी। लेकिन बीटी जो है ये पूरा ये इस तरीके से 4 फॉर्म में मिलता है आपको, एंडोस्पोर्स, क्रिस्टलाइजेशन टॉक्सिन और पूरा बैक्टीरिया और नॉर्मल गट बैक्टीरिया। तो जब इसका इस्तेमाल होता है तो आप देखते हैं कि जैसे ही हमने स्प्रे किया इसका, विद इन ए मिनट टॉक्सिन बाइंड्स टू स्पेसिफिक रिसेप्टर्स इन द गट वॉल। जो इसकी गट वॉल है उसमें अंदर एंटर कर जाएगा और अनेक प्रकार के क्रिस्टल बना लेगा, टॉक्सिन्स क्रिस्टल बना लेगा प्रोटीन के, और जिससे कि कीट जो है तुरंत फीडिंग करना बंद कर देगा। और जैसे ही फीडिंग करना बंद करेगा तो वो उसके अंदर भूख लगेगी, उसको धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा। तो कमजोर होकर के कुछ ही घंटों में जो है उसकी जो गट वॉल है वो टूट जाती है और उसमें जो स्पोर्स हैं वो बिखर जाते हैं और फिर उसकी बॉडी कैविटी में चले जाते हैं। और इसे आप देख रहे हैं 24 से 48 घंटे में इस तरीके का वो हो जाएगा और फिर धीरे धीरे ब्लैकिश हो जाएगा और पूरी तरीके से आप इसमें जो है जो टॉक्सिन है वो पूरा फैल चुका है। ये मरा हुआ जो है कैबेज का लूपर है जो जिस पर बीटी का स्प्रे हुआ था। ये बीटी जीव है पूरा जिसमें ये सब चीजें मिलती हैं। ये बीटी टॉक्सिन क्रिस्टल है, यही जो जहर है ये टॉक्सिन जो है यही इस कीट में जाकर के अंदर इसको मारने का काम करता है। ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है। आप जितनी भी सूंडी हैं उन पर इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। नेक्स्ट है न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस। ये अब तो वैसे अधिकतर सूंडी का मार्केट में आ रहा है, लेकिन शुरू में हेलिकोबा आमीजोरा जो इसको अमेरिकन सूंडी बोलते हैं, हेलियोथिस बोलते हैं, और स्पोडोप्टेरा लेटूरा, इन दोनों का मिलता था। और इसको आप स्वयं भी बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा हेल्थ इशू है तो इसलिए स्वयं नहीं करना चाहिए। इसको जब हम स्प्रे करते हैं यानी कि तो फोरकट यानी कि स्टार्टिंग जो कीट का शुरुआत है या लास्ट है, हिंदीगट बोलते हैं इनको, जैसे ही एंटर करता है तो जब जैसी पीएच जो है उसका बढ़ता है, एल्कलाइन हो जाता है पीएच कीट का, तो फिर ये अटैक करता है और उसके नर्वस सिस्टम को डिस्टर्ब कर देता है और धीरे धीरे जो मिडगट है इसकी उसको डैमेज करने लगता है। तो उसमें क्या होता है कि कीट के अंदर ऑक्सीजन कमी हो जाती है और जैसे ही ऑक्सीजन कमी होगी तो आप देख रहे हैं कि ये हैंगिंग करने लगता है, ऐसे लटक जाएगा और तब समझो कि धीरे धीरे मरने की तरफ चलने लगा है। तो आजकल मार्केट में एनपीवी सभी सूंडियों के आ रहे हैं। इसमें एक चीज विशेष ध्यान रखने की जरूरत है कि जिस सूंडी का है उसी पर उसका स्प्रे होना चाहिए। यदि किसी दूसरी सूंडी पर कर दिया तो वो काम नहीं करेगा, क्योंकि होता क्या है कि इसमें जब हम इसमें एक प्रकार का जो है टॉक्सिन्स कह सकते हैं कि या बैक्टीरिया डेवलप होता है जो इसमें रोग पैदा करके इसको धीरे धीरे मारता है। तो आप घर पे बनाएंगे तो इसकी बीमार सूंडियों को इकट्ठा कर लीजिए, एक शीशी में भर लीजिए और कुछ समय के लिए आप इसको छोड़ दीजिए, तो इसमें से रिसाव होने लगा, सड़ान होने लगेगी और जो रिसाव होता है उसी में जो वायरस है वो डेवलप हो जाता है। जो वायरस है वही उसको किल करता है। तो ये वायरस जैसे ही डेवलप होगा फिर उसमें पानी मिलाइए, उसमें टीनोपोल मिलाते हैं, नील मिलाते हैं और फिर उसका स्प्रे होता है। तो आप स्वयं भी बना सकते हैं, लेकिन ये सुपरवाइज मतलब एक्सपर्ट के सानिध्य में ही इसको बनाएं। और बाजार में वैसे मिलता है, कुछ एक कंपनियां बनाने लगी हैं। इसके अलावा और बहुत सारे तरीके हैं, मैं ये नहीं कहता कि आप यही इस्तेमाल करें। जो भी आपको इंसेक्ट कंट्रोल का तरीका आपको बेहतर लगता हो, बायो पेस्टिसाइड या बोटेनिकल पेस्टिसाइड या नीम ऑयल या देसी गाय से बने हुए, उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सारे कंट्रोलिंग मेजर्स को आप इस्तेमाल करें।
जो जैसी सिचुएशन, जैसी स्थिति आपके खेत में है, उस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है ये ट्राइकोग्रामा। ये ट्राइकोग्रामा की बहुत सारी स्पीसीज हैं, चिलोनिस है, जेपोनिकम है, फायरी है, बहुत सारी वैरायटीज हैं, स्पीसीज हैं इसकी। ये बहुत अच्छा जो बायोपेस्टिसाइड है, प्रेडिटर्स है, इसको अंड परजीवी बोलते हैं, एग पैरासिटोइड। अंड परजीवी एक प्रकार का ततैया होता है, और ततैया क्या करता है, ये जैसे आप देख रहे हैं कि ये कॉर्सेरा एक कीट होता है, मौत होता है धान का, उसके अंडों पर इसको उगाया जाता है। और ये जो आप देख रहे हैं कार्ड, ये ट्राइको कार्ड्स बोलते हैं, इन पर ये 20,000 अंडे लगे होते हैं। ये जो 5-10 भागों में आपको दिखाई दे रहे हैं, टोटल इसमें अंडे हैं, ये ततैया है इसके अंदर, और इनको यहाँ से कट करते हैं और फिर पत्ती के नीचे स्टेपल कर देते हैं। जब इंसेक्ट दिखाई देता है, खास तौर से शुगर केन में जितने भी टॉप बोरर्स हैं, इंटरनोड बोरर है, गुडास बोरर है, टॉप बोरर है, अर्ली शूट बोरर है, स्टेम बोरर है, धान का स्टेम बोरर है, आपका डीबीएम है, डायमंड बैक मॉथ है, या मक्का का, ज्वार का जो स्टेम बोरर है, तनाछेदक है, सारे जो तनाछेदक हैं, बोरर्स हैं, सब में ये काम करता है ट्राइकोग्रामा। तो आप बायोकंट्रोल एजेंट लैब जो हैं, जैसे मोदीपुरम में है बायोकंट्रोल एजेंट लैब, मोदीपुरम यूनिवर्सिटी की, इसके अलावा कुछ कंपनीज भी बनाने लगी हैं, दयाल फर्टिलाइजर भी बनाने लगी है, और बहुत सारी कंपनियां बना रही हैं। बस थोड़ा सा इसका ध्यान ये रखना है कि ये लाने ले जाने में, ट्रांसपोर्ट करने में दिक्कत होती है। जब इस पे कार्ड पे लगे होते हैं तो 5-6 दिन पुराना ये लगा होता है। इसकी जो पूरी लाइफ साइकिल है वो 28 से 30 दिन की होती है, और इसको जब हमने लाया है बनाने के बाद में, तो इसको 5-7 दिन में इस्तेमाल कर देना चाहिए। आप इसको फ्रिज में ला के रख सकते हैं 5 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर। ये 5-7 दिन तक जो है स्टोर हो जाता है। और फिर जैसे आप देख रहे हैं कि करता कैसे काम, ये मोड ऑफ एक्शन क्या है इसका, कि इसमें से जब आपने स्टेपल कर दिया इनको, तो ये पत्ती के नीचे से इसमें से निकलेंगे फीमेल, और फीमेल जो है आप ये देख रहे हैं कि एग लेइंग कर रही है इसमें। ये कौन है, ये जो होस्ट कीट है, नुकसान देने वाला जो कीट है, चाहे वो जो बोरर्स हैं उसके अंडे हैं, ये ततैया जो है इसके अंडों में अपना अंडा दे देगा, और धीरे धीरे जो है आप देखिए, जब इसमें अपना अंडा दे दिया इन्होंने, जो नुकसान देने वाला कीट का इसमें जीव है वो फिर पैदा नहीं होगा, वो खत्म हो जाएगा। इसीलिए इसको अंड परजीवी बोलते हैं। तो यहाँ से फिर आप ये देख रहे हैं कि इस तरीके से इसका खुद का ही लार्वा डेवलप हो गया, और फिर प्यूपर्ट हो जाता है ये, और फिर ये एडल्ट बन करके निकलने लगते हैं। यानी कि ततैयों से ततैया ही बनते हैं, जो होस्ट कीट है वो खत्म हो जाता है। इसीलिए ये बोरर्स पे अच्छा काम करता है। तो आप इसको जो है कहीं से भी ले सकते हैं, और जितने भी बोरर्स हैं, खास तौर से ये जो बैंगन का है, टमाटर है, सभी पे काम करता है। गन्नों पर बहुत अच्छा काम करता है। बंद गोभी में हम लोग बहुत स्प्रे डीबीएम को कंट्रोल करने के लिए करते हैं, केमिकल्स का। तो ट्राइकोग्रामा इज द बेस्ट वे टू कंट्रोल द पेस्ट। अब कुछ बात करते हैं फ्रेंडली जो इंसेक्ट हैं उनके बारे में, उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर लेते हैं। तो देखिए, जैविक खेती या प्राकृतिक खेती जब हम करते हैं तो हमारे मकसद ये होता है कि हम नेचुरल सिस्टम जो है, बैलेंस, वो प्रकृति में बनाएं, जबकि ऐसा होता नहीं है। बैलेंस बनाने के लिए वो सारे हमको काम करने पड़ेंगे जिससे कि जो पैरासाइट या प्रेडेटर्स कीट हैं वो सब हमारे खेत में वापस आ जाएं। जमीन के अंदर हमको रसोई चाहिए बायोपेस्टिसाइड के रूप में। मिट्टी हमारी जिंदा है, मरी हुई नहीं है, उसमें अरबों खरबों जीव रहते हैं, एक्टिनोमाइसीट्स, प्रोटोजोआ और मित्र फफूंद, मित्र बैक्टीरिया, सब कुछ जमीन के अंदर है। लेकिन जो खुराक जमीन में पड़ी हुई है या हानिकारक पेस्ट हैं जमीन के अंदर, उनको तभी काबू में किया जा सकता है जब जमीन के अंदर मित्र बैक्टीरिया हो और मित्र बायोपेस्टिसाइड हो, या जैसे ट्राइकोडर्मा, सुडोमोनास, बेबेरिया, माइकोराइजा, ये सारी चीजें। ये कब होंगे? जब जमीन का जीवांश कार्बन ठीक होगा। कुछ किसान कहते हैं कि भाई हमारी तो जैविक खेती हमने की, हमें तो कुछ लाभ ही नहीं मिला, हमारी तो फसल में ना तो कीड़ा कंट्रोल होता है, ना ही
हमारा जो खर्चा है वो बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि हम वो प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं दे पा रहे हैं। तो इसके लिए जो मैंने तरीका बताया है कि आपको बायोडाइवर्सिटी, इंटरक्रॉपिंग, मल्टी लेयर क्रॉपिंग, वो सारे काम करने पड़ेंगे, तभी हम जो है इन जीवों को संरक्षित रख पाएंगे, नेचर में भी और जमीन के अंदर भी। तो मेन मोटो यही है कि प्रकृति में बैलेंस बनाना, नेचर में बैलेंस क्रिएट करना और जमीन के अंदर भी वो बैलेंस बनाना। वो तभी संभव है जब आप प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनिक फार्मिंग या नेचुरल फार्मिंग का सिस्टम को अप्लाई करेंगे। तो ये लेडी बर्ड बीटल है, ये मैंने फोटो इसलिए डाले कि आप इसको देख लें, अच्छे से जान लें। ये सारे सकिंग पेस्ट को कंट्रोल करती है, और मैं आपको बता दूं कि ये इसकी कैपेसिटी इतनी ज्यादा है, आप अगर देखेंगे तो सरसों के खेत में आपको मिल जाएगा। एफिड जो है सबसे ज्यादा होता है उसमें, सॉफ्ट बॉडी वाला एक एफिड जो कीट है वो आपको इसमें वो उसको ये खाती है ज्यादातर। वैसे व्हाइट फ्लाई, माइट्स जो भी इसको मिल जाए वो सबको खाती है, और इसकी जो कैपेसिटी है अपने पूरे लाइफ टाइम में 5000 एफिड को खा जाती है, मतलब 5000 कीट को ये खा सकती है एक जो लेडी बग है। तो आप सोचिए कि कितना हमारे लिए बेनिफिशियल है। और ये रहेगी कब? जब हम प्रकृति में वो बैलेंस क्रिएट करेंगे, इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल कम करेंगे, फंजीसाइड का इस्तेमाल कम करेंगे, और वो नेचुरल चीजें आप इनके लिए, इनको भोजन, इनको रखने का जो एनवायरमेंट है वो क्रिएट करेंगे, तभी ये जिंदा वापस आ पाएंगे। ऐसे ही दूसरा है ये प्रेइंग मैंटिस, ये भी बहुत अच्छा कीट है और ये भी हमारा मित्र है। ये कैटरपिलर्स को खाता है, मॉथ्स, बीटल्स, ये क्रिकेट मोल्स जो हैं उनको फीड करता है। और ये अपने जो आसपास के क्षेत्र हैं, मतलब आसपास जो इसका जो सराउंडिंग्स में ये घूम सकता है चारों तरफ, जो है 180 डिग्री पर घूम सकता है, ये इसकी नेचर है। तो ये भी हमारे फसल में आ सकता है जब हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं। ऐसे ही दूसरा स्पाइडर्स है, ये आपको धान खेत में मिलती है, और ये बग्स, एफिड्स, रेचिस, ग्रास हॉपर्स, मॉस्किटो, इन सबको खाती है। इसकी बहुत सारी स्पीसीज मिलती हैं। ये एफिड मिज है, ये एफिड्स को खाता है। एफिड के मोस्टली ये इसका काम केवल एफिड को खाना है। और ये जो है 6 प्रकार की जो, मतलब 60 प्रकार की जो एफिड की स्पीसीज हैं उनको खाता है ये दूसरा है ब्रैकोन वास्प है ये जो हॉर्नी मॉम्स है, अभी कैटरपिलर का ये तंबाकू में पाया जाता है, हॉर्नी मॉम्स जो है ये उसको खाता है। उसका जो है पैरासाइट है ये डेम्स फ्लाई है, डेमसेल बग है, ये बिटल्स और पोटैटो की जो बिटल्स हैं उनको खाता है। कैबेज के जो वर्म्स हैं, माइट्स है, कैटरपिलर्स हैं, उनका पैरासाइट है। ये ग्रीन लेसविंग्स है, ये आपको मिल जाएगा, जैसे लेडी बग मिल जाती है इसी तरह का आप ध्यान से देखेंगे तो इनको आप अपनी आंखों में बसा लीजिए, क्योंकि ये मित्र जीव हैं। अगर आप इनको मार रहे हैं तो समझो गड़बड़ कर रहे हैं। एफिड, व्हाइट फ्लाई, लीफ ओवर, मिलीबग, इन सबको ये इसका भोजन है सारे। दूसरा है ये माइन्यूट पायरेट बग्स है, इसका भी आप ध्यान रखिए। ये स्पाइडर माइट्स और इंसेक्ट के जो एग्स हैं उनको कंट्रोल करता है, उनको खाता है ये। दूसरा है ये सोल्जर बिटल्स है, ये ग्रास हॉपर के जो अंडे हैं उनको फीड करता है, एफिड्स है। और जो सॉफ्ट बॉडी के इंसेक्ट्स हैं जैसे जैसिड है उनको कंट्रोल करता है। दूसरा टेक्निट फ्लाइज है, ये जिप्सी मॉथ जो है, जापानीज बिटल्स, कटवॉर्म्स हैं, उनका भोजन, उनको जो है उनको अपने भोजन में ग्रहण करता है। और होवर फ्लाई है, इसका भी आप ध्यान रखें। एफिड, स्केल इंसेक्ट, कैटरपिलर्स, इनको ये खाता है। ये मिलीबग डिस्ट्रॉयर है, ये केवल मिलीबग को ही खाता है। आप सोचिए जहां मिलीबग होगा आपको ये दिखाई देगा, लेकिन हम लोग गलती से इसको मिलीबग का ही साथी समझ लेते हैं। और ये अपने जो एक जो मिलीबग डिस्ट्रॉयर है, ये कम से कम 250 मिलीबग के जो लार्वा हैं उनको कंट्रोल करता है। ये स्पाइडर है, ये प्रेडेटरी माइट्स है, ये माइट्स को खाता है। प्रेडेटरी माइट्स कुछ हद तक जैसिड्स को भी खाता है। ये ड्रैगन फ्लाई है, ये आपको मॉस्किटो, बग्स और जो मिज हैं, गाल मिज जैसे, उनको अटैक करता है। इसके अलावा जो मैंने पिछले प्रेजेंटेशन में बताया था कि जो अग्निहोत्र है, ये भी काफी हद तक जो है हमारा जो हमारी कल्चर है उससे मिलता जुलता है। और ये पहले हम बहुत करते थे, अब इसका चलन बहुत कम हो गया। इसको आप घर में करें, खेत में करें, जहां भी करेंगे, ये फसल को न्यूट्रिशन देने के साथ साथ बीमारी और कीट को भी कंट्रोल करता है। और सुबह और शाम जो है ये
देसी गाय के कंडे और देसी अनाज, देसी गाय का घी और तांबे का पात्र पिरामिड के आकार का एक प्रॉपर जगह इसको स्टैब्लिश कर दीजिए। वहीं पर इसका सुबह और शाम सूर्योदय और सूर्यास्त के समय इन मंत्रों के साथ में आप इसका जाप करके जब आप अग्निहोत्र यज्ञ करते हैं तो ऐसे रेडिएशंस निकलते हैं जो इंसेक्ट और डिजीज को कंट्रोल करने के साथ साथ आपकी फसल को खुराक भी देते हैं। तो अग्निहोत्र यज्ञ करना बहुत जरूरी है, खासतौर से जैविक खेती करने वाले किसानों के लिए। इसके अल्टीमेट रिजल्ट हैं, इसकी जो राख मिलती है उसको आप अपने खानों में पेट दर्द है या कुछ और समस्या है उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, घाव हो गया है उस पर आप लगा सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं। तो ये एक न्यूट्रिशनल का भी काम करता है। तो आज हम बस इतनी ही बात करेंगे कि हमने इंसेक्ट और कीट को कंट्रोल करने की बात करी। मोस्टली जो ध्यान रखना है जैविक खेती करने में वो यही ध्यान रखना है कि हमको संतुलन बनाना है, और प्रकृति में संतुलन जब बन जाएगा तो कीट जो हमारे मित्र जीव हैं, पैरासाइट हैं, प्रेडिटर्स हैं, वो ऑटोमेटिकली लौटने लगेंगे। 2-3 काम हम कर लें। बायोडायवर्सिटी अपनी खेती में होनी चाहिए, दूसरा समय पर बुआई करें, दूरी सही होनी चाहिए, और जितना ज्यादा फसल आप खेत में लगा सकते हैं उतना आप लगाएं। जरूरत पड़े तो पहले देसी तरीका अपनाएं कीट और बीमारी कंट्रोल करने का, लाइट ट्रैप, येलो ट्रैप, ब्लू ट्रैप, स्टिकी ट्रैप। उसके बाद अगर नहीं बनता है तो फिर बॉटनिकल पेस्टिसाइड पाएं, बाद में फिर जो बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड हैं उनका इस्तेमाल करें। तो कोशिश करें कि खर्चा कम से कम हो आपकी फसल के अंदर, तभी आप जो है जैविक खेती को सक्सेस बना पाएंगे। वरना तो वो अनजान तरीकों की करके आप थक हार के बैठ जाएं। तरीके से आप करेंगे तो खेती जो है आसान होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।